गुड मॉर्निंग बच्चों, ओनली फॉर सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। यह जैव प्रक्रम का चौथा पाठ है। पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि जीवन संबंधी क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए शरीर को आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति पोषण के द्वारा होती है। वातावरण से ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों का उनके मूल जटिल रूपों में ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग करना संभव नहीं है। इसलिए जटिल खाद्य पदार्थों को पाचन के द्वारा उनके सरल रूपों में परिवर्तित किया जाता है ताकि वे ऊतकों द्वारा आसानी से अवशोषित हो सके तथा उनका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए हो सके। पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण दो परिस्थितियों में संभव है। पहला ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तथा दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम होती है। ग्लूकोज में संचित ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त हो, इसके लिए उनका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना अनिवार्य है। अतः शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा प्राप्त होता है। वृहत रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आइए अब हम श्वसन प्रक्रम को परिभाषित करते हैं। श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन को दो अवस्थाओं अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन में विभाजित किया जाता है। अवायवीय श्वसन, जिसे अंग्रेजी में एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यह श्वसन का प्रथम चरण है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेट 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है तथा इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है। इस प्रक्रिया में चूंकि ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, अतः उसमें निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही मुक्त हो पाता है। शेष ऊर्जा पायरुवेट के बंधनों में ही संचित रह जाती है। पायरुवेट के आगे की स्थिति निम्नांकित 3 प्रकार की हो सकती है। पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहलाती है, जो ईस्ट में होता है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में इसी कारण क्रैम्प या तकलीफ होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूँकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अतः इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन, जिसे अंग्रेजी में एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन के प्रथम चरण में बना पायरुवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है। 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं। इसके साथ साथ जल तथा रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है, जो एटीपी अणुओं में संचित हो जाती है। एटीपी के विखंडन से ऊर्जा मिलती है।
उससे कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न जैव क्रियाएं संचालित होती है। अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन इसकी अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। आइए अब हम पौधों में श्वसन को समझते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से विसरण क्रिया द्वारा होता है और अंतरकोशिकीय अवकाश ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। दिन में श्वसन से निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, अतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जगह ऑक्सीजन निकलती है। पौधों में श्वसन की क्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। पौधों के प्रत्येक भाग अर्थात जड़, तना तथा पत्तियों में अलग अलग श्वसन होता है। जंतुओं की तरह पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होता है, जबकि उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन के लिए भिन्न भिन्न अंग होते हैं, जैसे टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वास नली या ट्रैकिया, मछली, झींगा, सीप में गिल्स, मनुष्य, सांप, कछुआ, मगरमच्छ, पक्षी में फेफड़े। आइए अब हम मनुष्यों में श्वसन को समझते हैं। मनुष्यों में श्वसन प्रक्रम दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहला गैसों का आदान प्रदान, दूसरा ग्लूकोज का विखंडन। गैसों का आदान प्रदान। हमारे श्वसन तंत्र का प्रारंभ एक जोड़े नासा द्वार से होता है, जिसमें हवा छनते हुए प्रवेश करती है। नासिका के अंदर श्लेष्मा युक्त उपकला के संपर्क में इसका धूल कण भी छन जाता है। पीछे की ओर नासिका मुंह के पिछले भाग ग्रसनी या फेरिंग्स में खुलती है। ग्रसनी में श्वसन मार्ग का प्रारंभ ग्लॉटिस नामक द्वार से होता है, जिस पर एपिग्लॉटिस नामक ढक्कन पाया जाता है। सांस लेते समय यह ढक्कन खुल जाता है, लेकिन पानी पीते समय और भोजन निगलते समय यह ढक्कन बंद हो जाता है। ग्लॉटिस के पीछे कंठ पाया जाता है, जिसमें ध्वनि की उत्पत्ति के लिए कंपनशील स्वर झिल्लियाँ या वोकल कॉर्ड्स पाई जाती हैं। इसके नीचे श्वास नली पाई जाती है। श्वास नली की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए तथा हवा के बाहर निकलते समय उसे पिचकने से रोकने के लिए बहुत से उपास्थि के बने अपूर्ण वलय क्रम से इसकी पूरी लंबाई में सजे होते हैं। वक्ष गुहा या छाती में इस नली के दो भाग बन जाते हैं, जिन्हें श्वसनी कहा जाता है। प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनिका फिर पतली शाखाओं में बँट जाती है, जिन्हें
श्वसन वसनिकाएं या एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। ये वाहिनियां अनेक छोटे छोटे गुब्बारे जैसे संरचना वाले कूपिकाओं में खुलती है, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़े में स्वयं फैलने या सिकुड़ने का गुण नहीं होता है। इसे घेर कर पसलियों के 12 जोड़े एक पिंजरे के समान रचना बनाते हैं। इन पसलियों की गति से छाती का आयतन बढ़ता घटता है। इसी तरह पीछे की ओर डायफ्राम लगा होता है, जो आगे पीछे खिसक कर छाती का आयतन बढ़ाता घटाता है। सामान्य रूप से सांस लेते समय डायफ्राम पीछे की ओर खिसकता है और आयतन बढ़ता है, लेकिन जोर से सांस लेते समय पसलियाँ किनारे और अधर सतह की ओर फैलकर छाती का आयतन बढ़ाती है। इससे फेफड़े के चारों ओर दबाव घटता है और एक चूषक बल उत्पन्न होता है। इसके कारण फेफड़े फैल जाते हैं और हवा बाहर से अंदर चली आती है। सामान्य श्वसन में डायफ्राम आगे खिसककर छाती का दबाव बढ़ाता है, लेकिन विशेष रूप से सांस छोड़ते समय या फूंकते समय पसलियाँ अंदर की ओर खिसकती है, जिससे फेफड़े पर दबाव बढ़ता है और हवा बाहर की ओर जाती है। शरीर के विभिन्न भागों से अनऑक्सीकृत रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हृदय में पहुंचता है, जहां से इसे फेफड़े में भेज दिया जाता है। ऐसे रक्त को शीर्य रक्त यानी विनस ब्लड भी कहा जाता है। शीर्य रक्त फेफड़े की वायु कोशिकाओं के चारों ओर स्थित रक्त केशिकाओं में पहुंच जाता है। वायु कोशिकाओं में स्थित वायुमंडलीय हवा में करीब 21% ऑक्सीजन होता है, जबकि रक्त केशिकाओं में स्थित शीर्य रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। वायु कोशिकाओं की हवा में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव शीर्य रक्त की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का विसरण वायु कोशिकाओं से शीर्य रक्त में हो जाता है। यहाँ रक्त में स्थित लाल रुधिर कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोजन कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाते हैं, जो रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में स्थित कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। इसके बाद ग्लूकोज के विखंडन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है और साथ ही एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य के शरीर में इस प्रकार श्वसन प्रक्रम संपन्न होती है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वहन प्रक्रम को समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।